नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान किया था। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक और खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटका की अलंद विधानसभा सीट में 6018 वोट गलत तरीके से डिलीट किए गए। उनका यह भी कहना है कि ये वोट कांग्रेस के ही थे, यानी वोटर कांग्रेस को वोट देते थे, उन्हीं के वोट डिलीट किए गए। अब राहुल गांधी का ये आरोप कितना सही है, इस पर चुनाव आयोग ने क्या कहा, और आगे उन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन बम आना अभी बाकी है। तो कांग्रेस आगे और कौन सा खुलासा करने वाली है, आज हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित है। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है उसमें क्या मेन बातें हैं? देखिए, 18 सितंबर को राहुल गांधी ने सुबह के समय ही एक तरह से वो प्रेस के सामने आए और उन्होंने वैसा ही प्रेजेंटेशन दिया जैसा पिछला प्रेजेंटेशन था। इस बार उन्होंने कर्नाटक की अलंद विधानसभा क्षेत्र का जिक्र किया। 2023 के चुनावों का एक तरह से उन्होंने रेफरेंस लिया और सीधे सीधे यह आरोप मढ़ा कि जो ऑनलाइन प्रक्रिया होती है डिलीशन की, उसमें हेरा फेरी करते हुए, है ना, गलत जो आईपी है उसका इस्तेमाल करते हुए, गलत फोन नंबर का इस्तेमाल करते हुए फर्जी ढंग से 6018 वोट जो है वो डिलीट कर दिए गए, यानी वोटर्स के नाम जो है वो डिलीट कर दिए गए। ये कहना है राहुल गांधी का, और इसके सपोर्ट में उन्होंने बहुत सारी चीजें भी दिखाई। उन्होंने ये बताया प्रेस को कि ये प्रक्रिया पकड़ में कैसे आई। ये जो वोट डिलीशन का जो काम है, वो जो आरोप लगाते रहे हैं कि चुनाव आयोग की मिली भगत से, चुनाव आयोग की अनदेखी से, अनदेखी कहना हल्का शब्द हो जाता है, वो तो मिली भगत कह रहे हैं, सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। तो ये कैसे पकड़ में आया? तो उनका कहना है कि एक बीएलओ ने इस प्रश्न को उठाया क्योंकि उनके चाचा जी का जो है वोट डिलीट हो गया था। तो उन्होंने जब पता किया तो पता चला कि भाई किसी पड़ोसी ने, यारों से जब उन्होंने सवाल जवाब किया इस मामले में, तो पड़ोसी ने जो है उसको डिलीट कर दिया। पड़ोसी से जब पूछा तो पड़ोसी ने कहा कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है कि ये किसने डिलीट किया, मैंने तो डिलीट नहीं किया, मैं ऐसा कर भी नहीं सकता हूँ, कर भी नहीं सकती हूँ। तो उसके बाद जो है ये प्रश्न जो है आगे बढ़ा और फिर ऐसे करके जो कांग्रेस का जो तंत्र है उसने कम से कम ऐसे 6018 डिलीशन के जो केसेस हैं वो सामने लाए और उसको सामने रखा। तो प्रेजेंटेशन में बहुत सारे जो कॉल्स हैं, जो आरोप लगाए, बहुत सारे नंबर्स जो हैं, जिन नंबर का इस्तेमाल किया गया वो कर्नाटक के नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि वो जिन नंबर का इस्तेमाल किया गया डिलीट करने के लिए, वो कर्नाटक के नहीं है, वो झारखंड के हैं, वो दिल्ली के हैं, किसी और जगह के हैं। तो बाहर से उनका सीधा सीधा आरोप यह है कि बाहर से डिलीशन का प्रोसेस किया गया है और इसकी पूरी जानकारी जो व्यवस्था है उसको है, इसके बावजूद उसने कोई कार्रवाई नहीं की। तो जो वो आरोप लगाते रहे उसको एक तरह से पुष्ट किया। हालांकि ये हाइड्रोजन बम नहीं था। उन्होंने जो बोला था कि वो हाइड्रोजन बम अगला लाने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी उसके लिए वेट कीजिए, ये हाइड्रोजन बम नहीं है, उससे आगे बढ़ती हुई प्रक्रिया है। अगर हमको जवाब नहीं मिलता है तो फिर एक तरह की उन्होंने धमकी देकर वो आगे चले गए। तो चुनाव आयोग ने, खालिद जी थोड़ा सा आपको ये करेंगे कि ये तो राहुल गांधी के आरोप थे, चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया है और इसके बारे में क्या कहा है? और एक और बात, सवाल इसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे का नाम डिलीट कर सके? क्या ये इतना आसान है? यदि होता तो अब बहुत से लोग, बहुत लोगों का जो भी राइवल है हमारे, उनका नाम हम डिलीट कर देते। तो क्या ये इतना आसान और सरल है? देखिए, जो आपके सवाल का जो दूसरा पार्ट है, तो हम लोग एक्सपर्ट तो है नहीं कि इसको पूरी तरह से समझा सके। हाँ, हम लोग आपस में डिस्कस जरूर करेंगे उसके प्रोसेस को, उसके पॉइंट्स को, कि क्या ये संभव है, क्या ये मुमकिन है।
उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो पहला पार्ट है आपके प्रश्न का कि चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया, तो चुनाव आयोग ने तुरंत उस पे जो है अपना जवाब दिया और एक्स पर पोस्ट करके ये जवाब आया चुनाव आयोग की तरफ से कि ऑनलाइन प्रक्रिया में किसी का नाम कोई डिलीट इस तरह से नहीं कर सकता है और बिना कोई नोटिस के तो डिलीशन होता ही नहीं है। ये कहना है चुनाव आयोग का। साथ साथ चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि जो इस तरह के जो मामले हैं वो चुनाव आयोग की संज्ञान में आए थे, यानी एक्सेप्टेंस एक तरह से आया कि हाँ ये डिलीशन के प्रोसेस हुए थे और उसके खिलाफ जो है कार्रवाई वहां पे की गई थी। एफआईआर भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से लॉन्च किया गया था जिस पर कार्रवाई वहां पे चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है ये मामला चुनाव आयोग की तरफ से उसके संज्ञान में नहीं था। चुनाव आयोग का कहना है कि ये तो मुझे पता ही है कि ऐसे ऐसे प्रयास किए गए थे, लेकिन ये विफल प्रयास थे और इसमें एफआईआर आयोग की तरफ से कराई गई थी। जी खालिद जी, मेरा जो मेन प्रश्न ये है कि जैसे अच्छा तो ये होता कि इन सारी शिकायतों के खिलाफ, या सॉरी खिलाफ गलत बोल गए, अच्छा ये होता कि आयोग इन पर संज्ञान लेते हुए कोई जांच कमेटी बनाता और शायद इतनी किरकिरी नहीं होती, इतनी बातें नहीं उठती। ये बहुत ही आइडियल सिचुएशन थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है कि कांग्रेस और आयोग के बीच का एक खींचतान वाला सिचुएशन हो गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। लेकिन कांग्रेस के पास एक विकल्प है, यदि उसके पास पुख्ता सबूत हैं, पुख्ता आधार हैं, तो इसको लेकर वो कोर्ट जा सकती है। ऐसा क्यों नहीं कर रही है, आपको क्या लगता है? देखिए ये अब यहाँ पे राजनीति आ जाती है, क्योंकि अगर कोर्ट में मामला जाएगा तो फिर डेट पर डेट और चुनाव तो होते रहते हैं। तो चुनाव आयोग को डॉक में खड़ा करके कांग्रेस की रणनीति इस वक्त ये है कि बिहार में एसआईआर चल रहा है, एसआईआर को लेकर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे मौके पर जो चुनाव आयोग पर एक तरह से उंगली उठा के ये कहने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि चुनाव आयोग निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा रहा है। कहीं ना कहीं जो लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश है कि एक पार्टी विशेष के पक्ष में आयोग काम करता हुआ दिख रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए और इस आधार पे लोगों को गोलबंद करने की कोशिश भर है। मुझे ये लगता है, क्योंकि सीधे तौर पे तो अगर किसी तरह की इस तरह की शिकायत है और आपके पास सबूत है तो आपको तो कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जाहिर तौर पे राजनीति हो रही है। लेकिन राजनीति सिर्फ एक तरफ से नहीं हो रही है, दूसरी तरफ से भी राजनीति हो रही है। क्योंकि ये सवाल भी आया कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस के नेता आयोग पर प्रश्न उठाते हैं तो आयोग को ही उसका जवाब देना चाहिए। बार बार बीजेपी के नेता उस पर सवाल जवाब क्यों करने लगते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका जवाब क्यों देते हैं, ये सवाल उठ रहे हैं। तो राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। ये इसमें तो नहीं, इसमें तो चूंकि हम इस पे आएंगे, लेकिन नहीं, इसको थोड़ा सा हम इसको ये कर दे कि जैसे चूंकि ये भी बात है कि राहुल गांधी सिर्फ आयोग पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आयोग जो है सत्ता पक्ष के लिए वोट चोरी कर रहा है और सत्ता पक्ष आयोग के सहयोग से अपने लिए वोट चोरी करवा रहा है। चूंकि सत्ता पक्ष पर डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं तो सत्ता पक्ष भी उसमें इन्वॉल्व होगा ही, और राजनीति तो है ही है इसमें, इससे हम इनकार नहीं करते हैं कि राजनीति दोनों तरफ से अगर हम 18 सितंबर के उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, प्रेजेंटेशन की बात करें, तो कहीं भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बीजेपी का नाम नहीं लिया है, भाजपा सरकार का नाम नहीं लिया है, प्राइम मिनिस्टर का नाम, लेकिन उनका प्रमुख नारा ही है वोट चोर गद्दी छोड़। हाँ, तो वो प्रमुख नारा ही है वोट चोर गद्दी छोड़। गद्दी तो आयोग को छोड़ने की बात नहीं है ना, तो सभी समझ रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, कि इशारा किसकी तरफ है। आयोग की मिली भगत की बात अगर वो कर रहे हैं, आयोग हेरा फेरी कर रहा है, ये वो आरोप लगा रहे हैं, तो वो किसी और पे नहीं लगा रहे हैं, सरकार पे ही लगा रहे हैं। ये बात तो अंडरस्टूड है। लेकिन हाँ, प्रेजेंटेशन में ये बात सामने नहीं आई है और हाँ, इस बात को ध्यानगत जरूर रखना चाहिए। मैं ईमानदारी से इसको कहता हूं कि अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं, उठाए जाते हैं और उसके डिटेल्स के साथ, तो आयोग को भी इस पर संजीदगी से विचार करना चाहिए। ये नहीं कि आनन फानन में नहीं, आपने मुझ पे प्रश्न कैसे उठाया, ये संभव नहीं है।
ये हो ही नहीं सकता नहीं, उस पे एक जांच है ना? कर बैठा दो भाई की और सेटिस्फेक्शन की। आप बहुत सारी ऐसी बातें इस जल्दबाजी में बोल जाते हैं जिसको आगे डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। अब एफआईआर की बात हो रही है तो बहुत सारे लोग फैक्ट चेक कर रहे हैं कि क्या वाकई इलेक्शन कमीशन ने ऐसा एफआईआर दर्ज करवाया था क्या। तो उसके डिटेल्स में जो आ रहे हैं, जो जानकारी, मैं पुख्ते तौर पे नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जानकारी है कि जो जानकार लोग हैं वो इस बारे में जुटा रहे हैं जानकारी। तो ऐसा कोई एफआईआर इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं दर्ज कराया गया था। और जवाब में जो आप दे रहे हैं, एक्स पर जवाब दे रहे हैं, आपको आना चाहिए सामने और पत्रकारों के इससे रिलेटेड जो सवाल हैं उसको एड्रेस करना चाहिए। जैसे पिछली बार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया था। राहुल गांधी ने जो प्रश्न उठाए थे उसका जवाब आपने दिया था। इस बार भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे, एक्स पर जवाब देने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा प्रश्न हाँ, है। ये तो जनतंत्र की सुरक्षा का सवाल है, जनतंत्र को मजबूत करने का सवाल है, लोकतंत्र के बुनियादी असूलों का सवाल है, लोगों के मताधिकार का सवाल है, जिस पे प्रश्न उठ रहे हैं। तो जवाब आपको आकर सामने देना होगा और कन्विंसिंग जवाब देना होगा, पूरी डिटेल्स के साथ देना होगा। ये केवल कह देने से काम नहीं चलेगा कि नहीं ऑनलाइन प्रक्रिया में तो ऐसा होता ही नहीं है। तो डिलीशन का प्रोसेस क्या होता है? फॉर्म 7 सिर्फ जो है भरना होता है। और जो मैं थोड़ा सा मैंने पहले ही कहा कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन बाकी सहायता तो ले सकता हूं। तो थोड़ा सा अगर सुनीता जी आप मुझे समय दें तो मैं बताना चाहूंगा इसकी मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से जो इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे पास कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने का तरीका क्या होता है। तो दो तरीके हैं, ऑफलाइन तरीका और ऑनलाइन तरीका, ऑनलाइन आवेदन। तो ऑफलाइन तरीके में कि चुनाव आयोग का जारी फॉर्म 7 है ना, फॉर्म 7 भरकर संबंधित इलाके के बीएलओ ऑफिस में जमा कराना होता है। यानी ऑफलाइन तरीके से ये होता है, बीएलओ आवेदन की जांच करके लिस्ट से नाम हटाने की कार्रवाई करेगा, है ना, उसकी सिफारिश करेगा। तो जांच करके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट शब्द है सिर्फ जांच, है ना। तो डिलीशन फॉर्म 7। अब फॉर्म 7 कौन भर रहा है, ये तो इंपॉर्टेंट बात है ना। कौन भर रहा है? पड़ोसी भर रहा है? कौन भर रहा है? तो ऐसा तो होता है ना। तो जांच में यही बातें हाँ, तो पता करनी तो होगी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो अभी इसको समझ लीजिए, जिसपे आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के नेता। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर ऑब्जेक्शन फॉर प्रपोज्ड इंक्लूजन डिलीशन ऑफ नेम इन एग्जिस्टिंग रोल पर क्लिक करना होता है। उसके बाद दूसरा स्टेप इसमें है, इसके बाद स्क्रीन पर फॉर्म 7 जो है, फॉर्मेट 7 का जो फॉर्म है वो खुल जाता है। इसमें वोटर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की वजह सिलेक्ट करनी होगी, किस कारण से आप कैंसिल कराना चाहते हैं, कैप्चा कोड डालकर सबमिट करना होता है। तीसरा स्टेप इसमें, फॉर्म सबमिट करने पर स्क्रीन पर रेफरेंस नंबर आएगा, आपको रेफरेंस नंबर, इसे नोट करके रख सकते हैं अपने आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए। इसी रेफरेंस नंबर की जरूरत होगी। अब बताइए, ऑफलाइन मोड ये है, ऑनलाइन मोड ये है, दोनों हमने बताया। तो क्या यह संभव नहीं है, क्या यह संभव नहीं है कि इस फॉर्म को कोई दूसरा भर दे? क्या यह संभव नहीं है? आयोग तो खुद भी कह रहा है। तो इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने कहा सुनीता जी पहले ही कि केवल ये कह देने से, आयोग की तरफ से केवल ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि ये नहीं हो सकता है, आपको प्रूफ करना होगा। और आपकी बात भी सही है कि अगर सबूत हैं कांग्रेस के पास, कांग्रेस पार्टी के नेता के पास, तो उन्हें कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन राजनीति जब हो रही है तो वो कोर्ट क्यों जाएंगे? कोर्ट तो अंतिम अपना जो उपाय है वो ढूंढेंगे, कोर्ट जाने का उपाय। तब तक कई इलेक्शन होंगे और इलेक्शंस में इसे मुद्दा बनाया जाएगा। फिलहाल बिहार का इलेक्शन है। दो और महत्वपूर्ण प्रश्न है, दो क्लिपिंग मेरे सामने से ऐसे ही अनायास गुजरी जो कि हमने देखा। एक तो राहुल गांधी ने जेन जी का आह्वान किया था कि जेन जी को आगे आना चाहिए। तो जो ये जो है आह्वान, चूंकि नेपाल में अभी इस तरह का हंगामा हुआ है, उसको लेकर एक आलोचना हो रही है कि क्या इस तरह की कोई कोशिश भारत में की जा रही है क्या, कि वोटर आईडी या वोटर लिस्ट के बहाने इस तरह से आगे आके प्रदर्शन करने का आह्वान क्या है। हम ये आरोप लोगों का जो है वो बता रहे हैं। ये चूंकि ये जो नाम सामने आया उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सेकंड, कि एक पत्रकार के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मेरा काम लोकतंत्र बचाना नहीं है,
हमने सामने रख दिया ये मुद्दा। उसने यही कहा था कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते, तो उन्होंने कहा कि मेरा काम है सरकार के सामने मुद्दा रख देना और बाकी वो सरकार देखे। तो इन दोनों जो प्रश्न हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहला प्रश्न तो ये है कि हम उससे पूरी तरह से असहमति दिखाते हैं कि जेन जी का किसी ने नाम लिया तो आप नेपाल को कोट कर देंगे कि नेपाल में ऐसा हुआ है, ऐसा ही क्योंकि अभी नेपाल में हुआ है, करना चाहते हैं। हाँ, है ना? क्योंकि अभी नेपाल में हुआ है। जेन जी का नाम लेने का अर्थ ये है कि युवाओं को बताना कि भाई देखिए ये चीजें हो रही हैं। तो अगर विरोधी नेता, विरोधी दल अच्छी नीयत से ये करते हैं कि लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई देखिए ये सब हो रहा है, आप इनको देखिए, ये सारे फैक्ट्स भाई वो तो कह सकते थे कि युवाओं क्या भारत के नागरिकों को ये संबोधित कर सकते थे, चूंकि देखिए युवाओं जेन जी जो है अभी, चूंकि जेन जी नाम बहुत बदनाम हुआ है नेपाल के संदर्भ में, इसलिए ये बात कही जा रही है कि आप युवाओं को कह सकते थे, भारत के नागरिकों को आगे आने का आह्वान कर सकते थे। जेन जी का नाम लेना कहीं ना कहीं ये एक बदनामी वाली स्थिति थी, इसलिए यही तो कह रहा हूं ना कि जेन जी के मतलब क्या, नेपाल के नागरिक। जेन जी के मतलब अर्थ क्या है, इसका अर्थ तो यही निकाला गया है ना, इसकी टर्मिनोलॉजी जो यूज की जा रही है कि 1997 से लेकर 2012 के बीच में जन्मे लोग, है ना। तो कुछ गलत हो रहा है तो वही विरोध करें, वही आगे आए। कुछ गलत हो रहा है तो नहीं, तो ये बाकी लोगों को नहीं आना चाहिए। ये तो युवा है ना, ये युवा है, बाकी लोग भी युवा हैं क्या? 90s है। आप इसको यही तो राजनीति है ना कि जेन जी का नाम किसी ने लिया और आपने सीधे जो है नेपाल से जोड़ दिया कि भाई वो चूंकि नहीं, सिचुएशन ऐसी है कि जोड़ा जा रहा है। ये इसलिए मैंने असहमति जताई कि ऐसे लोग जिस तरह से जोड़ते हैं प्रश्नों को, देखिए उन्होंने जान तर्क नहीं है। देखिए तो उन्होंने कहा कि नहीं, नेपाल जैसी परिस्थितियां पैदा करना चाहते हैं। इसको हम लोग चूंकि लंबा समय हो गया है, बहुत ही गलत अप्रोच है और इसको निपटना, इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। लंबा समय प्रश्न पे ध्यान दीजिए, मूल प्रश्न पे ध्यान दीजिए कि जो चीजें सामने आई हैं, 63 साल की गोदाबाई का जो है वीडियो वहां पे प्रस्तुत किया, उनका रेफरेंस देते हुए कि भाई ये कह रही हैं कि इनका जो है वोट जो है डिलीट कर दिया गया, नाम डिलीट कर दिया गया, इन्होंने अप्लाई नहीं किया है। तो इसकी तो जांच होनी चाहिए ना। जितने लोगों को, जितने वोटर्स को उन्होंने प्रस्तुत किया सामने, उनकी तो जांच होनी चाहिए ना। इन प्रश्नों से भागने की क्या आवश्यकता है? हमें लोकतंत्र को मजबूत करना, सबको मिलकर, और विरोधी दल की बहुत। तो यदि हम कह रहे हैं कि यदि आयोग नहीं सुन रहा है तो आप कोर्ट जाइए ना। यदि आयोग नहीं सुन रहा है तो कोर्ट जाइए। SIR पर कोर्ट गए थे ना। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि मैं भी कह रहा हूँ ना। और अगर कोर्ट तो संज्ञान भी लेता है, अगर ये ना जाए तो कोर्ट संज्ञान ले सकता है इन प्रश्नों का। अगर कोर्ट को लगता है कि इसमें इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं। खालिद जी चूंकि लंबा समय हो गया है, इसलिए पब्लिक बोर ना हो जाए, इसलिए हम लोग के डिस्कशन से तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं। सवाल उठाना गलत नहीं है और किसी युवा को और नागरिकों का आह्वान करना गलत नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में नेपाल में जो जेन जी का मामला है वो बहुत गर्म है, इसलिए उस तरह का सवाल उठाने पर शंका होती है, लोगों के मन में शंका उठती है। इसका मतलब नहीं कि आप ऐसा करना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भाई इससे बचना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई प्रश्न ही ना किया जाए। प्रश्न करिए, लोकतंत्र में प्रश्न की इजाजत ही नहीं है। आप जो चाहिए कीजिए। खालिद जी आप इमोशनल हो जाते हैं, हमेशा आप इमोशनल हो जाते हैं। आप तर्कहीन बातें नहीं होनी चाहिए। आप इमोशनल हो जाते हैं। खालिद जी आप कह रही हैं कि खालिद जी आप तर्क में हो जाएंगे। खालिद जी तर्क में आप बोर क्यों होंगे? आपके इस डिस्कशन को, है ना, वो बोर होने के लिए सुन रहे हैं। खालिद जी तर्क में आप तक इमोशनल मत होइए, आप पत्रकारिता में रहिए, समझना चाहते हैं। आप इमोशनल मत होइए। हमारी पत्रकारिता से विषय वस्तु को समझना चाहते हैं, इसलिए वो सुन रहे हैं हमें। बोर होने का तो प्रश्न ही नहीं है। तो प्रश्न पूछने की इजाजत होनी चाहिए और जिससे प्रश्न पूछा जाए उसको जवाब देना चाहिए। लोकतंत्र की जड़ तभी मजबूत होगी, मेरी पत्रकारिता यही कहती है। प्रश्न पूछने से किसी को इनकार नहीं है और उन्होंने प्रश्न पूछा, इससे किसी को शिकायत नहीं है। जेन जी का नाम लेना कहीं ना कहीं से नेपाल से जोड़ना था और इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। आप युवाओं का आह्वान कर सकते थे, आप भारत के नागरिकों का आह्वान कर सकते थे। स्पेशली वो नाम लेना जो अभी बदनाम है, इससे जरूर शंका उठेगी। और मेरे ख्याल से हम जब निष्पक्षता के साथ बातें कर रहे हैं तो दोनों बातें होनी चाहिए। मेरा सवाल उठाने पर उन्होंने जो सवाल उठाया, मैंने उसका समर्थन किया कि नहीं, सवाल उठाना जायज था, आयोग को संज्ञान लेना चाहिए।
इसका भी मैंने समर्थन किया। उनको कोर्ट जाना चाहिए, ये भी सही बात है। और जेन जी अभी बहुत बदनाम है और नेपाल को लेकर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो उसमें वो नहीं नाम लेते तो भी काम चल जाता। उन्होंने नाम लिया, वहां मैं बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करती हूँ। कहीं ना कहीं उनका इशारा नेपाल की तरफ था। तो दर्शकों, अलग अलग विचार हैं, इसलिए मैं सही हूं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं। जो आप लोगों ने सारी बातें सुनी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। धन्यवाद।